को बड़ी सौगात देने का काम किया। देश के 508 स्टेशन आधुनिक बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया। रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी गई। देश के रेलवे स्टेशन अब स्मार्ट बनेंगे। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की है और देश भर के 508 रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट की आधारशिला भी रखी है। 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इन रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इस योजना के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इनमें एमपी के 34 और छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। बात एमपी की करें तो यहाँ के 34 रेलवे स्टेशनों में रीडेवलपमेंट का काम होगा और 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज पीएम मोदी ने देश के करीब 1300 रेलवे स्टेशंस को आधुनिक बनाने की बात कही है और इसी योजना के तहत 508 अमृत भारत स्टेशंस की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ा अभियान होगा, जिससे देश के सभी राज्य लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार रेल यात्रा को सुगम बनाने के साथ साथ सुखद बनाने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने सारे स्टेशंस के आधुनिकीकरण से देश में विकास के लिए वातावरण बनेगा। अपग्रेड किए गए स्टेशन से न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के आर्थिक विकास को गति देने में रेलवे की भूमिका के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में लोकोमोटिव उत्पादन में 9 गुना की वृद्धि हुई, जबकि 13 गुना अधिक HLB कोचों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2200 किलोमीटर से ज्यादा फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिससे मालगाड़ियों की यात्रा समय में कमी आई है। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशंस को मॉडर्न बनाया जाएगा, जहां आधुनिक यात्री सुविधाएं मौजूद होंगी। इन स्टेशन भवनों के डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होंगे। ये रेलवे स्टेशन यात्रा का अनुभव बेहतर बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष पुराने ढर्रे पर चल रहा है। उनका रवैया न काम करने और न करने देने का है। लेकिन कमलनाथ और सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने आज देश के रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट बनाने के लिए 508 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। उनका रवैया ना काम करेंगे और ना करने देंगे का है। हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा
आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को विकास विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एक धड़े ने संसद की नई इमारत कर्तव्य पथ तक का विरोध किया। 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया, और जब बीजेपी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया तो इसकी भी आलोचना की गई। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने देश के विकास को सकारात्मक राजनीति के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस राज्य में किसकी सरकार है और कहां किसका वोट बैंक है, इससे ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। हमने देश के विकास को इस सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसलिए नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, कहां किसका वोट बैंक है, इस सब से ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस हमले के बाद विपक्षी नेताओं के बयान भी आने लग गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पीएम मोदी जो काम कर रहे हैं वो जनता को दिख जाएंगे। हम विरोध कर रहे हैं तो कोई तो कारण होगा ही। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तो अमृत भारत स्टेशन योजना पर ही सवाल उठा दिए। जो भी लोग काम कर रहे हैं जनता को दिख जाएंगे, जनता देखेगी इसका क्या लाभ है। अंत में फैसला तो जनता के हाथ में। अगर हम विरोध कर रहे हैं कोई ना कोई कारण होगा। कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट को पहले चमकाया जाता है, सरकार 1000-2000 करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्ट करती है और उसके बाद उसको नीलाम कर देती है। ये भी तो वैसे ही नहीं होगा कि पूरे देश भर के बढ़िया से जो बड़े बड़े स्टेशन हैं उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर वो भी निजी हाथों में चला जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष पुराने हर चीज का विरोध करता है और पुराने ढर्रे पर अभी भी विरोध है। देश की संपत्ति को बेचोगे तो नया पुराने क्या सभी स्तर पे विरोध होगा। सारी संपत्ति को तो बेच रहे हैं। पीएम मोदी ने राजनीति के लिए विरोध करने का आरोप लगाया है और अब विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। कमलनाथ से लेकर सीएम भूपेश बघेल तक बयान दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस में बहस छिड़ गई है। बहस ये है कि भगवान राम और बजरंग बली किसके साथ हैं। पार्टियां चुनाव के समय भक्ति मार्ग पर चलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। भगवान राम और प्रभु हनुमान किसके साथ हैं? छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों इस पर चर्चा जोरों पर है। बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब चुनावी साल में कांग्रेस भी भक्ति मार्ग पर चलती नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस हनुमान जी को अपना बताती रही है और अब छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ये कह रहे हैं कि भगवान राम और बजरंग बली दोनों उनके साथ हैं। वैसे भी कर्नाटक में बजरंग बली ने हमारा नैया पार लगाया है, तो बजरंग बली तो प्रणाम तो करेंगे ही। छत्तीसगढ़ में भी पार लगाएंगे उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके पास राम भी नहीं है, बजरंग बली भी नहीं है, तो हमारे पास राम भी है, बजरंग बली भी है। इनके सहारे जिएंगे वो लोग, आप तो सब ले रहे हैं। अब उनके पास वो तो उनका एक ही सहारा है, मोदी। बस मोदी सहारा है। मोदी तो देख लिए हम लोग, कर्नाटक में भी देख लिए और हिमाचल में भी देख लिए, अब छत्तीसगढ़ भी देखेंगे। बजरंग बली आपके साथ है? बजरंग बली हमारे साथ है, भगवान राम भी हमारे साथ है, उनके पास कुछ नहीं है।
बीजेपी कांग्रेस को चुनावी हिंदू बता रही है। ऐसे में जब दीपक बैज ने प्रभु श्री राम और बजरंग बली को कांग्रेस के साथ बताया तो बीजेपी की ओर से बयान आया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, प्रभु राम और प्रभु हनुमान को बांटना उनकी छोटी बुद्धि है। प्रभु राम पूरे देश के हैं, जन जन के हैं। जो इनको बांटेगा उसको हनुमान जी का गदा खाना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो पूरे देश में 508 स्टेशनों के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिया गया है, उसमें लगभग छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिया गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन के लिए 470 करोड़ रुपए दिया गया है और उससे रायपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के अनुरूप, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप, छत्तीसगढ़ के लोगों के अनुरूप रायपुर रेलवे स्टेशन बनेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेगी। और इस सुविधाओं के माध्यम से जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो रेलवे का सफ़र करता है, उसका सफ़र आसान होगा और उसके जीवन में खुशहाली आएगी। इसके लिए मोदी जी को और वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंदुत्व की बयार बह रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस पर आपस में भिड़ी हैं कि भगवान राम और बजरंग बली किसके साथ हैं। तनु वर्मा के साथ ममता लांजीवार, न्यूज़ 18 रायपुर। इधर भोपाल की बात करें तो यहां पर एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में 6 लोग हिरासत में लिए गए। इस कार्रवाई का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। भोपाल में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए की टीम ने पुराने शहर के 3 स्थानों पर छापेमारी कर एक शासकीय अधिकारी सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि महिला को जहांगीराबाद इलाके से हिरासत में लिया गया। महिला का नाम समीना है। एएनआई की टीम इन तीनों को पूछताछ के लिए ले गई है। एएनआई की इस कार्रवाई का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रायपुर से गिरफ्तार किए गए एक नक्सली से पूछताछ में एनआईए को भोपाल के कुछ लोगों की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद भोपाल में दबिश दी गई। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए ने मई में आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया था। एनआईए ने एमपी पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मिलकर जबलपुर में 13 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एनआईए ने भोपाल और छिंदवाड़ा से 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये संदिग्ध आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर से जुड़े थे। इन आतंकियों की साजिश देश को दहलाने की थी। इनकी दुबई से फंडिंग की बात भी सामने आई है। एनआईए ने अब एक और बड़ी कार्रवाई की है। इन संदिग्धों से पूछताछ में इनके मंसूबों का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं। चुनाव को लेकर बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद हैं। संगठन महासचिव हिरानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ में आए हुए हैं और चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले ये बात कही जा रही थी कि 7 बजे मीटिंग शुरू होगी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ये जानकारी निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं, संगठन महासचिव हिरानंद शर्मा मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ ही पहुंच गए हैं। और चुनाव को लेकर अब बैठक जो होनी है, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। और बाकी के तमाम जो नेता हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। चाहे वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की बात कर ली जाए या प्रभारी की बात कर ली जाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जो हैं वे पहले से मौजूद हैं। उनको चुनाव का प्रभार दिया गया है। पर्यवेक्षक के तौर पर भी जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ये सारे जो बड़े लोग हैं इन सभी को इस मीटिंग में बुलाया गया है। चाहे वो अश्विनी वैष्णव की बात कर ली जाए,
भूपेंद्र यादव की बात कर ली जाए या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, तमाम ये बड़े चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं बीजेपी की तरफ से। और ऐसे में ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी, हालांकि शाम 7 बजे की बात कही गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उसके बाद फिर वे मध्य प्रदेश भवन गए। वहां पर भी कुछ कार्यक्रम उनका रहा। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं कि कौन कौन मीटिंग में अशरफ पहुंच चुका है और कब से ये मीटिंग शुरू होनी है, क्योंकि पहले समय तो 7 बजे का था, लेकिन अभी नेता पहुंच रहे हैं, तो ये लंबे वक्त तक मीटिंग चलनी है। पूरी देखिए करीब 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमित शाह के घर पे पहुंचे हैं और उसके बाद से ही मीटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि मीटिंग शिवराज सिंह चौहान के साथ हितानंद शर्मा भी थे और जो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, ये लोग हैं और राज्य के प्रभारी भूपेंद्र यादव वो भी बैठक में मौजूद हैं। तो तकरीबन मीटिंग तभी से 8 बजे के बाद से शुरू हुई, सवा घंटा मीटिंग को शुरू हो चुका है और जो पहले समय था वो करीब 7 बजे का था, लेकिन क्योंकि गृह मंत्री आवास में नहीं थे, वो कहीं बाहर थे, इस वजह से मीटिंग थोड़ा 1 घंटा लेट शुरू हुई है। लेकिन अब मीटिंग शुरू हो गई तो उसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रमुख रूप से जो बातें हो रही हैं वो चुनाव को लेकर हो रही हैं। जो फीडबैक आया है वो जनता का क्या है, कार्यकर्ताओं का क्या है, लोग क्या सोचते हैं, वो फीडबैक यहाँ पे अमित शाह को दिया जा रहा है। उसी फीडबैक के आधार पर आगे की चुनावी रणनीति को एक खाका, पूरा जो रणनीति का एक खाका तैयार किया जाएगा और उसी रोड मैप के जरिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। कैसे उतरना है, कब उतरना है, ये सब चीजें आज यहाँ तय हो रही है। और आप अगर एक कमोबेश ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक में एक लाइन तय हो जाएगी कि हमें चुनाव मैदान में जनता के बीच में किस लाइन को लेकर उतरना है, कैसे क्या काम करना है और कांग्रेस जो यहाँ पर हमलावर हो रही है उसके हमलों का या उसके वार का राजनीतिक रूप से कैसे जवाब देना है। क्या मीडिया कर्मियों से कुछ बात किसी नेता की हुई पहुंचने से पहले? पुनीत देखिए, अमित शाह के घर पे आए हैं, किसी से कोई बात नहीं हुई है। सीधे ये एयरपोर्ट से भवन, मध्य प्रदेश भवन गए और वहां से सब लोग साथ ही सीधे अमित शाह के घर में चले गए और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि अमित शाह के घर से जैसे बाहर निकलेंगे तो यहाँ कोई बातचीत हो, क्योंकि थोड़ा सा सुरक्षा कारण ऐसे होते तो यहाँ पे लोगों को रुकना भी नहीं दिया जाता। जैसे ही निकलेंगे तमाम नेता सीधे अपने अपने घर और मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और बाकी तमाम नेता, प्रहलाद पटेल, क्या ये भी बैठक में पहुंचे हुए हैं या फिर जो आपने नाम गिनाए वही हैं? पुलिस देखिए अभी तक तो वही है। इनके अगर बीच में इनको अगर जरूरत पड़ेगी तो बुला लिए जाए, क्योंकि बड़े नेता हैं और कई बार होता क्या है कि ये खुद मौजूद नहीं है, लेकिन ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक में जुड़ जाते हैं, तो जरूरत पड़ने पर इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जा सकता है। पुनीत, लंबी बैठक चल सकती है क्योंकि इसके पहले भोपाल जब भी आए अमित शाह तो वो 2-3 घंटे तक बैठक का दौर चलता रहता है, अलग अलग बैठकें होती हैं, ऐसी कुछ बातें हैं क्या? क्या सूत्र क्या बता रहे हैं? बिल्कुल पुनीत, देखिए अमित शाह के जो काम करने का तरीका है वो यही है कि बैठक जो चलती है वो पूरे माइक्रो लेवल पे बिल्कुल जमीनी में जाकर एक एक चीज पर बात करते हैं, तो उसमें समय लगता है। तो ये बैठक मान के चलिए कि 3 से 4 घंटे तक उम्मीद की जा रही है कि चलेगी। आमतौर पर इससे छोटी बैठक अमित शाह की नहीं होती और ये तो चुनाव की बैठक है और कुछ रणनीतिक फैसले लिए जाने हैं, तो इसमें तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि 3-4 घंटे और इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, 3-4 घंटे या उससे ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। मध्य प्रदेश भवन भी मुख्यमंत्री गए हुए थे, वहां पर कुछ खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहा? वहां पर जाने के बाद फिर वो पहुंचे क्योंकि 7 बजे का समय था मीटिंग का। पूरी मुख्यमंत्री इसलिए मध्य प्रदेश भवन गए थे क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पर नहीं थे, क्योंकि मीटिंग का टाइम 7 बजे था। मुख्यमंत्री अपने समय से आ चुके थे, लेकिन गृह मंत्री की अमित शाह के आवास से नहीं होने की वजह से वो थोड़ा देर उन्होंने वहां करीब 45 मिनट के आसपास भवन में रुके और उसके बाद वो आए। सिर्फ वो इंतजार कर रहे थे जैसे ही गृह मंत्री अपने आवास से पहुंचे और वहां से संदेशा आए
कि आप बैठक के लिए आइए, तो वो सिर्फ वहां पे इंतजार कर रहे थे भवन। एक टिकट को लेकर भी चल रहा था बयान भी, मध्य प्रदेश में जो है नेता अपने अपने तरीके से बयान दे रहे थे। पीडी शर्मा ने खुद ने कहा था परिवारवाद नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीजें टिकट को लेकर। क्या आज की बैठक में ये तय हो सकता है, या फिर आगे और टिकट को लेकर या घोषणा पत्र को लेकर ये चीजें बाद में चलती रहेंगी? अभी केवल और केवल जमीन पर कैसे जनता के बीच जाना है, क्या रिप्रेजेंटेशन कैसे रखना है, ये इसको लेकर चर्चा होनी है आज की बैठक में, क्या माना जाए? पूरी देखिए, जो सूत्रों हैं वो यही कह रहे हैं कि जो फीडबैक मिला है, जो संभागवार बड़े नेताओं ने जन कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से बातचीत की है, उसी फीडबैक के ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई। टिकट को लेकर अभी थोड़ा जल्दबाजी है, वो फैसले बाद में होंगे और उसके क्या मानक होंगे वो भी बाद में ही तय किए जाएंगे। आज पूरी तरह से एक फीडबैक और फीडबैक को लेकर कैसे रणनीति हमने बनानी है, किस रणनीति के तहत हमें जाना और मुद्दे क्या होने चाहिए, कैसे जो कांग्रेस वार कर रही है उनका जवाब देना है। अभी की जमीनी स्थिति जो है उससे उन्हें अवगत कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं का मूड क्या है? अभी आए थे, खुद ही आए थे अमित शाह, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को चार्ज किया था। उसके बाद तमाम नेता अपने अपने संभागों में गए और वहां पर भी उन्होंने चार्ज करने का काम किया। उनसे क्या फीडबैक मिला, इन सभी बातों को लेकर अमित शाह को बताया जाएगा। और उसके बाद फिर जैसा कि अशरफ हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कोई एक लाइन तय की जा सकती है कि हम अब जनता के बीच कैसे जाएंगे, किन बातों को लेकर जाएंगे, विपक्ष को कैसे करारा जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सक्षम नेतृत्व में किस तरह नवा छत्तीसगढ़ ले रहा है आकार, बेहतर नीतियों के साथ किस तरह हर वर्ग के सपने हो रहे हैं साकार। छत्तीसगढ़ के विकास, वर्तमान और भविष्य पर मंथन का महामंच, जहां होंगे विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज। राइजिंग छत्तीसगढ़ देखिए 7 अगस्त दोपहर 12:30 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।